जय हिंद दोस्तों। काफी वक्त के बाद मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप लोग जानते हो रिजल्ट लग चुका है। स्क्रीनशॉट की भीड़ में कहीं आप अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहे होंगे, और जो सक्सेस हो चुके हैं 2-3% बच्चे आपके साथ में जो पढ़ रहे थे, सारे आपके टीचर्स, कोचिंग सेंटर्स, सभी लोग इस भीड़ में लग गए हैं कि उनका स्क्रीनशॉट आपको दिखा के ये कन्विंस कर दे कि हमारा बच्चा लग गया। आप भी उतनी मेहनत कर रहे थे, आपके साथ में पढ़ने वाला शायद कम भी पढ़ रहा हो, आपको ये भी पता होगा कि यार ये तो मुझसे बहुत कम पढ़ता था पर इसका रिटर्न क्लियर हो गया और मेरा नहीं हुआ। पेरेंट्स का एक प्रेशर है कि उनको कैसे कन्विंस कर दोगे कि आपका दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, रिटर्न क्लियर हो चुका है एनडीए सीडीएस, और आप नहीं कर पाए हो। वो एक अलग प्रेशर है और वो एक अलग बात है। तो इनमें कहीं ना कहीं आप अकेला महसूस कर रहे होगे। ऊपर से फिर जो एनडीए के बच्चे, उनकी बोर्ड की एग्जाम आने वाली है, उसका प्रेशर होगा आपके ऊपर, उसकी तैयारी को लग गए होंगे। रिजल्ट आने के तुरंत बाद 2-3 चीजें आपने नोटिस की होगी। एक तो मैं खुद पर्सनली बहुत ही इस चीज से थोड़ा सा हताश भी हो गया था, हर्ट भी हुआ था। कुछ बच्चों को ऐसे दिल से पढ़ाया हुआ था और उन लोगों ने ही उतनी ही शिद्दत से मेहनत कर रहे थे वो, और ये हो गया कि जिनको भी दिल से पढ़ाया तो सभी को दिल से था, बट उसमें से जो ऐसे बच्चे थे जो बहुत ही लगन से उस चीज के पीछे पड़े हुए थे, दिख रहा था ना कि वो पढ़ते हुए दिख रहे हैं, उस चीज में ही तो एकदम पागल बना दिया है। उसमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उस चीज की बहुत खुशी थी, बट और भी कुछ बच्चे जो दिमाग में थे, कुछ नाम थे कि भाई इसका तो हो जाना चाहिए इस बार, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो एनडीए के लिए प्रिपेयर करने के लिए 12th के बाद गैप लिया गया, तो थर्ड में तो हो जाना चाहिए, अलग प्रेशर होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो मैं चाहता था कि उनका सिलेक्शन हो, बट उसमें से कुछ मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर जब रिजल्ट आ रहे थे उनका नहीं हुआ, तो फिर मैं भी बहुत ही उदास हो गया था। अगले दिन तो मुझे बुखार ही आ गया और काफी दिन तक फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और बस हर रोज यही सोच रहा था कि अब इन बच्चों से बोले तो क्या बोले। जब अटेम्प्ट का प्रिपेयर कर रहे थे तो बोला था कि इतना कर लो हो जाएगा, उन्होंने किया भी। मेरे सब्जेक्ट का जो इंग्लिश का था और जीएस जो मैंने पढ़ाया था वो तो सबका ऑलमोस्ट अच्छा गया, गैप निकल गया था। बहुत सारे बच्चों का मैथ नहीं निकल पाया। तो फिर वो सारे टीचर ने अलग अलग सब्जेक्ट के जो बोला उन्होंने किया, उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब क्या बोलना है उनको? अब तक तो यही उम्मीद दे रहे थे एग्जाम तक कि कर लो हो जाएगा, अब वो हौसला ही बनाए रखने के लिए हम बोल रहे थे, सभी टीचर बोलते हैं। तो अब नहीं हुआ है तो अब क्या बोलना है? ये बहुत ही बड़ा सवाल था मेरे दिमाग में। बहुत सोचने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि आपसे बात करना जरूरी है। बहुतों ने इस चीज से परेशान है कि बहुत सारे लोग उनको कॉल करके सांत्वना दे रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। वो सिंपैथी बहुत ज्यादा हर्ट करती है। कुछ के पेरेंट्स का जो रिएक्शन था, कुछ बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कि मेरे पेरेंट्स समझ जाएंगे, उतना डांटेंगे नहीं, तो पेरेंट्स ने डांट दिया, तो बच्चे को बुरा लगा कि यार डांट दिया। मैंने सोचा था कि पेरेंट्स समझेंगे कि एग्जाम एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी तरफ ऐसा भी सिनेरियो है कि थोड़ी देर पहले मैं अपने बहुत ही एक फेवरेट स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि सर पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला, बोल दिया कि हम समझते हैं कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है। इस चीज का भी दर्द हो रहा है। ऑब्वियसली होगा ना कि ये लग रहा है तुमको कि यार मैंने इतना किया था, पेरेंट्स ने भी इतना सब दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पेरेंट्स को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? तुम खुद सोचो उसके पेरेंट्स कितने अच्छे होंगे कि सोसाइटी के सारे रूल ब्रेक कर दिए, ह्यूमन बिहेवियर के सारे रूल ब्रेक कर दिए, कि अपना बच्चा प्रिपेयर करने के बाद उसको गैप दिया है तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बेसिकली एकदम गुस्सा आ जाएगा, डांट देंगे पेरेंट्स। उसकी जगह उन्होंने समझ के लिया, कुछ नहीं बोला, सो उनको तो एक सैल्यूट करना ही पड़ेगा एज अ पेरेंट्स। ये असली पेरेंटिंग है कि जब आपका बेटा असफल हो तब उसके साथ खड़े रहना। सफलता में तो पूरी दुनिया खड़ी है, सफलता में ही तो इंसान किसी को ढूंढता है कि मेरे आसपास कोई है क्या, इस भीड़ में मैं अकेला तो नहीं हूं। और फिर आप जिस एज में हो तब तो आपको जरूरत है किसी की, तो पेरेंट्स का होना, आपके साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। किसी के पेरेंट्स होंगे, किसी के साथ में खड़े नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आपको ऐसे लग रहा होगा कि वो आपके साथ खड़े नहीं है, आपसे थोड़ा गुस्से में होंगे तो वैसे फील होता है, बट वो आपके साथ खड़े हैं। दुनिया में बाकी उनको छोड़ के आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा असफलता में। तो अगर आप भले ही डाउट में हो कि मेरे पेरेंट्स ने गुस्सा किया है, कहीं मेरे साथ खड़े तो नहीं, तो पर आपके साथ खड़े हो। जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आप अकेले नहीं रहोगे, आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहते हैं असफलताओं में। शायद सफलताओं में वो भीड़ में जाके कोई ऐसे कॉर्नर में बैठ जाए और आपको स्टेज दे दे कि भाई ये तेरा मोमेंट है, तू सफल हुआ है, लोगों को बता जो बताना है। आप खुद सामने आके ये नहीं बोलेंगे कि हमारा कोई योगदान है, बट असफलताओं में आपके पीछे हमेशा रहते हो, भले दिखे ना आपको। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। अभी कहानी बताना जरूरी क्यों था? क्योंकि यहां से ही आगे आपको इस चीज का सीख मिलेगी कि आप असफल हो चुके हो या सफल हो चुके हो, उसके बाद क्या। जिस भी कश्मकश में आप अभी हो, रिजल्ट लग चुका है, कोचिंग वालों ने दोस्तों के पोस्टर बना दिए हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, और आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार मुझे भुला दिया गया है। अब ये भी मान लो कि जो सफल हुए हैं उनको भी 15 दिन बाद भुला दिया जाएगा, कोई और उस पोस्टर पे होगा, किसी और का पोस्टर बनेगा, किसी और को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा।
जो सफल हुए हैं हमेशा वो वहां पे नहीं रहने वाले, उनको भी 10 15 20 दिन तक याद रखा जाता है। असफलता में हो सकता है कि आपको जल्दी भुला दिया हो, ये ना हो, आपको फील ना हो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे याद है आप जहाँ पे भी बैठे हो, जिस रूम पे बैठे होंगे, कुछ कोई रील्स देख रहा होगा कि मोटिवेशनल टाइप, किसी ने सुना होगा कि हाउ कैन आई मेक अ ग्रेट कम बैक, लाइफ में मैं फिर से कैसे उठ खड़े हो सकता हूँ। यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लेना, गाने की हेल्प लेना, किताबों की हेल्प लेना, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में आप खोज रहे हो उससे निकलने के लिए, और ये एक पॉजिटिव बात है। तो फिर उससे ही सिलसिले में ये दिखा समझाने के लिए मैं आया हूँ, और एक स्टोरी है बहुत ही ग्रेट, मेरे जिंदगी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि उसी को आपको बता दूं। जब मैं ग्रेजुएशन को था तो मेरे जिंदगी में यही था कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो रास्ता सही है या गलत है यही मुझे नहीं पता है। बनना एक चाहता हूँ, बन कुछ और रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अब उसी दौर में मैं एक किताब लिख रहा था, राइटर बनना मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है, आप जानते हो। आइस्टर्म नाम की किताब मैंने लिखी है जो अमेजोन पे बिकती भी है। तो इसी किताब को मैं लिख रहा था, इस सिलसिले में उसमें एक कैरेक्टर होता है जो मेडिटेशन सीखना चाहता है, और उसमें मेडिटेशन का एक सिलसिला आता है उसकी जिंदगी में। तो उस सिलसिले में उस कैरेक्टर के ऊपर रिसर्च करते हुए मैं ऋषिकेश पहुंचा। ऋषिकेश में एक आश्रम था, वहां पे गंगा नदी के किनारे पे परमार्थ निकेतन नाम का आश्रम है, आप कभी जाओगे तो आपको दिखेगा वहां पे वो शिव जी की जो स्टैचू है, जो जब भी बाढ़ आती है गंगा नदी में तो स्टैचू दिखाया जाता है बड़ा सा, एकदम पानी उसके ऊपर से जा रहा है, वही वाला, उसी के सामने एक आश्रम है परमार्थ निकेतन। तो यहाँ पे मैं रुका था, रुकने के बाद मैं हर रोज मेडिटेशन करता था, वहां पे योगा सीखता था, उस आश्रम में रह रहा था मैं वॉलंटियरली, वहां पे काम करो, फ्री में खाना पीना स्टे था, वहां पे कुछ दिन रुक के मैं किताब लिख रहा था। तो वहां पे फिर आश्रम में एक बात फैली कि कोई एक यहाँ पे कैंडिडेट आया है जो किताब लिख रहा है, और किताब लिखना अपने आप में थोड़ा सा यूनिक होता है, कोई भी आर्टिस्ट कुछ बना रहा है बोले तो सबको थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है। तो वहां पे हमको ट्रेन करने वाली एक साध्वी थी, एंड उसका एक बैकग्राउंड बता देता हूँ छोटा सा मैं आपको। शी डिड हर पीएचडी इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के बाद शी केम टू इंडिया टू एक्सप्लोर, ऐसे घूमने के लिए आई। आने के बाद कुछ हो गया, ऐसा कोई सिग्नल आ गया, ऐसा कोई मोमेंट आ गया, एंड शी डिसाइडेड नेवर टू गो बैक टू अमेरिका एंड स्टे इन ऋषिकेश इन आश्रम इन इंडिया। वो भारत में रह गई। शी लेफ्ट एवरीथिंग इन हर लाइफ, डिग्री, पैसा, दौलत, लाइफ, कुछ नहीं। शी नेवर गॉट मैरिड एंड शी टीचेस मेडिटेशन इन ऋषिकेश। तो फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई तो गंगा नदी के किनारे पे गंगा जी का आरती होने के बाद साइलेंस होता है, एकदम बहुत सन्नाटा होता है, नदी के पानी की आवाज आ रही होती है, कहीं पे दिया जल रहा है। ऋषिकेश का वो स्पिरिचुअल वाइब्स है उस शहर के, उसको इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया की वो योगा कैपिटल और स्पिरिचुअल कैपिटल है अपने इंडिया की। तो उस नदी के किनारे पे मैं उनके साथ में बैठा हूं और वो मुझे पूछ रहे कि किताब किस बारे में है, क्या है। तो मैंने उनको एक सवाल किया था कि मैं जो जिंदगी में चाहता हूं वो हो रहा है, कभी हो पाता है, कभी वो नहीं हो पाता है, तो इसके पीछे की क्या वजह है, मैं सही राह पे हूं या नहीं हूं। तो जैसे ही मैंने उनको ये सवाल किया तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया पहले तो। और मैं अभी वो बात बताना चाहता हूं जिसके लिए मैं यहां तक आपको लेके आया हूं। अब यहां से आगे की हर एक लाइन आपको याद रखनी है, और यहां से आपको उस चीज का कोई ना कोई एक सोल्यूशन मिलेगा। मेरी तरफ उन्होंने देखा, बाद साध्वी जी मेरी तरफ देखे, उनके चेहरे पे एक स्माइल थी। अब यहां से आगे की हर एक लाइन आप लोगों को याद रखनी है, यहीं से आप जिस मोड पे अभी हो वहां से सोल्यूशन मिलेगा आपको। सो शी टोल्ड मी दैट यूनिवर्स हैज अ प्लान फॉर यू। हमेशा याद रखना है कि यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई प्लान बना के रखा है। हर इंसान का आप देखो जिंदगी को, वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही देता है, कुछ ना कुछ पा ही लेता है। इसका मतलब जिसने कुछ सोचा नहीं है उसकी भी जिंदगी चली रही है। इट मींस यूनिवर्स हैज अ प्लान फॉर एवरीवन। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि हम कुछ ना करें, हमको फिर भी अपना पाथ खुद ढूंढना है और उस पाथ पे चलना है। तो जैसे आप एनडीए का पाथ चूज किए थे और उस पाथ पे चल रहे थे, तो जैसे ही उस पाथ पे हम जिंदगी में चल रहे होते हैं तब अचानक से एक दिन आपको कोई ना कोई सिग्नल मिलेगा। जैसे ही वो सिग्नल मिलेगा उसको कैच करना है और उस सिग्नल की दिशा में मुड़ जाना है, क्योंकि वो सिग्नल आपको देगा यूनिवर्स। अब कैसे, आपने नेचुरल एक फिनोमिनन है जहां से कैटरपिलर से बनता है बटरफ्लाई। आप इस चीज को जानते हो बहुत अच्छे से, राइट? कि कैटरपिलर से क्या बनता है, बटरफ्लाई बनता है। बट एक पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसके पीछे की। ये जो कैटरपिलर होता है पूरी जिंदगी जमीन के ऊपर रेंगता रहता है, उसको कुछ नहीं पता है, जमीन के ऊपर क्रॉल कर रहा है। मोस्ट ऑफ हिज लाइफ कैटरपिलर स्पेंड्स क्रॉलिंग ऑन द लैंड। एंड फिर एक दिन अचानक से उसको सिग्नल आता है, भाई तुम ट्री पे चढ़ जाओ। अब ट्री पे कैटरपिलर ने चढ़ते हुए देखा है अपनी मॉम को, अपने डैड को, मान लो उसके जो भी
जान पहचान वाले लोग हैं, एंड उसमें से जो भी उस ट्री पे चढ़ा है उसमें से कोई भी लौट के नहीं आया है। इट इज लाइक फॉर दैट कैटरपिलर दैट ट्री, क्लाइंबिंग दैट ट्री इज लाइक अ बर्मुडा ट्रायंगल। उस ट्री पे चढ़ना मतलब उस कैटरपिलर के लिए किसी बर्मुडा ट्रायंगल की तरह है। बट फिर सिग्नल तो आया है, तो कैटरपिलर क्या करता है? व्हाट डज कैटरपिलर डू? इट क्लाइंब्स। जैसे ही सिग्नल आया वो क्लाइंब करना शुरू करता है। वो ट्री पे जब चढ़ जाता है तो फिर उसको सिग्नल आता है कि गो ऑन द ब्रांच, ये किसी ब्रांच पे चढ़ जाओ। सो उस सिग्नल को फॉलो करता है, ब्रांच पे चले जाता है। अब उसको सिग्नल आता है कि खुद को कुकून में उसको व्यू करना है। इट हैज टू व्यू हिमसेल्फ इनटू द कुकून, कुकून बनाना है उसके इर्द गिर्द। और उसमें उसकी पूरी प्रोसेस होती है, उसको आईज आते हैं, जेनेटल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है उस कैटरपिलर की, विंग्स आते हैं। तो उस कुकून के अंदर ही व्यूज हिमसेल्फ इनटू द कुकून, ही जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। फिर उसको सिग्नल आता है कि अभी तुमको बस्ट करना है, खुद को एकदम फोड़ देना है। अगर बोला जाए तो खुद को एकदम फोड़ देना है, खुद को ही डिस्ट्रॉय करना है। अब सोचो ये कैसी प्रोसेस है, कैसे भरोसा करेगा? बट दैट कैटरपिलर ट्रस्ट द यूनिवर्स दैट सिग्नल एंड बस्ट हिमसेल्फ, खुद को फोड़ देता है। एंड देन द नेक्स्ट सिग्नल कम्स, इट सेज जंप फ्रॉम द ट्री। अब जंप करने का सिग्नल आया है, देन कैटरपिलर उस सिग्नल को कैच करता है और बिना किसी चीज के इट जंप्स। आप लोग जिंदगी में कभी नहीं सुनोगे कि कोई कैटरपिलर जंप करते हुए जमीन पे गिर के मर गया और बटरफ्लाई में टर्न नहीं हुआ। हर कैटरपिलर जो जंप करता है वो बटरफ्लाई में टर्न हो जाता है नेचुरली। और पहली बार जब वो जंप कर रहा है, पहली बार ही अपने विंग्स यूज करके उड़ने भी लगता है। तो ये पूरी प्रोसेस को आप देखो। सो दिस इज द होल प्रोसेस इज ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, ट्रस्ट ऑन द ऑलमाइटी। और एक एनर्जी है जो आपके लिए प्लान बना के रखी है। जब वो सिग्नल आएगा तो बस आपको करना है, ट्रस्ट रखना है, डरना नहीं है। तो इसलिए जब ये पूरी प्रोसेस होती है तो हम जिंदगी में कभी नहीं सुनते क्योंकि कैटरपिलर ट्री पे चढ़ने गया था पर डर गया तो वापस बटरफ्लाई बनने के बाद वापस आ गया, क्योंकि उसको उड़ूंगा कि नहीं इस पे भरोसा नहीं था, तो वापस जमीन पे आके क्रॉल करने लगा। ऐसा कभी नहीं होता, वो बटरफ्लाई बन ही जाता है। तो इसलिए आप जहां पे भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आपका रिजल्ट लग चुका है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये कहानी याद रखनी है कैटरपिलर की। अभी आपको सिग्नल आ रहा होगा कि पढ़ाई शुरू करो, तो कर दो। अभी देखो पूरी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे हैं, अलग अलग कोचिंग वाले आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये वाला बैच ले लो, वो बैच ले लो। जो बैच आपने ऑलरेडी लिया था उसी बैच को आपको फिर से ऑफर किया जा रहा है। पहले तो आपको ये तय करना है कि आपका डिसीजन होता है ये, इसमें सक्सेस रेशियो भी आपको पता है कितना है। 8-10 लाख स्टूडेंट जब एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 7,000 स्टूडेंट्स को, 6,000-7,000 8,000 स्टूडेंट्स को एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। उसमें भी 10 में से 1 बच्चा, 2 बच्चे रिकमेंड होते हैं। उस रेशियो में आप हो, पर आपने पहले तय किया था, जिससे पहले आपने शुरुआत की जैसे इस कैटरपिलर की तरह कि एनडीए क्या है, आपको कोई भरोसा नहीं था, फिर भी आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया कि शुरू किया। फिर आपने सिलेबस जाना, फिर आपको टीचर ने बताया कि इसको पढ़ना है, तो आपको कुछ नहीं पता है उस सिलेबस के अंदर, फिर आपने पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे आ गया। फिर टीचर ने आपको बोला कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे कैटरपिलर ब्रांच में जाता है वैसे टीचर ने बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए। फिर टीचर ने आपको बोला था जंप करो, देन यू जंप्ड, ठीक है। और एक एग्जाम में आपने रिस्क लिया। अभी आप उस कैटरपिलर जैसे नीचे गिर के मर नहीं जाता, वैसे सेम आप भी हारे नहीं हो, आपने जंप किया है, बस उड़ते हुए थोड़ा सा लड़खड़ा गए हो, बट उड़ तो रहे ही हो। कोशिश तो की ही थी आपने, अच्छी कोशिश थी, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है तो आप उड़ रहे हो, सिर्फ आपको अच्छे से उड़ना सीखना है। तो फिर से लग जाओ उस चीज के पीछे। जो भी लोग आपको अभी सिंपैथेटिक तरीके से कॉल कर रहे होंगे, या फिर आपको उस चीज का भी दर्द हो रहा होगा, या मेरे दोस्त का हो गया, मुझसे कमजोर था, मेरा नहीं हुआ, बहुत सारे सवाल है, बट इनका अभी कोई मतलब नहीं है। अभी आपको वापस आना है प्रेजेंट में, कम बैक टू द प्रेजेंट, एक्सेप्ट अपने जो भी सिचुएशन है इर्द गिर्द, उनको एक्सेप्ट करके फिर से रिस्टार्ट करो। यही जिंदगी का मतलब ही होता है मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना। एक सपना पूरा नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करना, एक फेल हुआ तो अगले बार फिर। आपको तो मैं फेल्यूर मानता ही नहीं हूं, आप फेल नहीं हुए हो। फेल्यूर कब होता है या आपकी डिफीट कब होती है? जब आप ट्राई नहीं करते हो। यू हैव बीन डिफीटेड व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग। आप जब तक ट्राई कर रहे हो तब तक आप डिफीट नहीं हो चुके हो, आप हारे नहीं हो। नॉट ट्राइंग इज द फेल्यूर। तो इसलिए आप ऑलरेडी उस रेस में हो, उड़ रहे हो, तो फिर से शुरू करो, अच्छे से शुरू करो। कोई इन सब चीजों का मलाल नहीं रखना है दिल में कि किसी का हुआ मेरा नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसे होता है कि हमेशा बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। इन सब चीजों को झेलते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। हम आपके साथ में हैं, पहले भी थे एग्जाम के और एग्जाम के बाद भी है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, कांटेक्ट में रहो, स्टे इन टच। आप जानते हो मुझे खुद भी बहुत सारे बच्चे जो अपने ही बैच में से, जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ के, टेलीग्राम से अपने नोट्स लेके एनडीए क्रैक किया, सीडीएस क्रैक किया, उनके स्क्रीनशॉट आए, मैसेजेस आए, बट आई डिडंट शेयर देम ऑन द टेलीग्राम। उन स्क्रीनशॉट को मैं नहीं डाला, क्योंकि जब आप जिस सिचुएशन पे थे वहां पे मोटिवेशन तो काम नहीं करता।
और मोटिवेशन वहां पे हर जगह पे काम नहीं करता है। कभी कभी आपको वो एक डीप साइलेंस चाहिए जहां पे आप खुद बैठ के सोच रहे हो, शांत एकदम। तो एक दौर जाएगा, फिर उठोगे, फिर दौड़ोगे, फिर रेस तो लगानी है ना। अंतिम चीज याद रखनी है, जिंदगी की यही सच्चाई है कि हमेशा चलते रहना है, रुकना नहीं है किसी भी पड़ाव पे, चाहे कुछ भी हो जाए। यही इसकी सच्चाई है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। आई विल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट। आपके बोर्ड का प्रिपरेशन करो, एनडीए के जो भी स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड के साथ साथ थोड़ा टाइम देना, 50-50 करो अभी दिसंबर तक। दिसंबर के बाद फिर बोर्ड पे पूरा फोकस करो। बोर्ड होने के बाद पूरा झोंक दो अपने आप को एनडीए सीडीएस इन एग्जाम्स में। और जिन बच्चों ने रिपीट किया है, जिनका गैप लिया है 12th हो चुका, 12th प्लस के, तो फिर से लग जाओ, डरो मत। फिर से एक चांस दो खुद को, फिर से दौड़ लगाओ, गायब हो जाओ दुनिया से 2-3 महीने के लिए, पढ़ो, ट्रांसफॉर्म करो खुद को, एंड देन फिर लोगों का वक्त आता है, आपका दौर आएगा। दौर लाने के लिए आपको करना पड़ेगा। चलो फिर मैं यहाँ पे आपसे विदा लेता हूं और जल्दी मिलेंगे।